हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा जो हमारी राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित टॉप 1000 एमसीक्यू जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3 आपके समक्ष मैं लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की एक दृष्टि में रखते हुए। तो पॉलिटिकल साइंस क्विज टेस्ट 3, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले आपने पार्ट पहला और दूसरा नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको सभी महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको वे मिल जाएगी। इससे पहले भी हमने 1000 टॉप एमसीक्यू सीरीज से पहले भी हमने लगभग 2000 एमसीक्यू के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जो विभिन्न टॉपिकों पर आधारित है राजनीति विज्ञान के। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए। आज की इस क्विज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए। पहला सवाल क्या कह रहा है कि किस विचारक ने यह मत प्रकट किया कि जो विद्यार्थी विषय की एक कोण को समझाने पर बाकी तीनों कोणों को नहीं जान लेता, मैं उसे पाठ देना ही बंद कर देता हूं। किसने कहा था कि जो विद्यार्थी किसी विषय के एक कोण को समझाने पर बाकी तीनों कोणों को नहीं जान लेता, मैं उसे पाठ देना ही बंद कर देता हूं? यह मत किस विचारक ने प्रकट किया था? प्लेटो, कन्फ्यूशियस, कौटिल्य, अरस्तु। आप प्रत्येक आंसर को गैस करिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 राइट होगा। चीनी विचारक कन्फ्यूशियस महोदय, जिन्होंने यह विचार व्यक्त किया था, जिन्होंने एक पाठशाला की स्थापना की थी कन्फ्यूशियस ने, और उस पाठशाला में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर उसमें चयन किया जाता था मित्रों, जिसमें वह गरीब बालक थे, गरीब समाज के बालक थे, उन्हें वहां निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी, जबकि जो उच्च कुलीन परिवार से जो विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए आते थे उन्हें कुछ राशि चुकानी होती थी। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी किसी विषय के एक कोण को समझाने पर बाकी तीनों कोणों को नहीं जान लेता, मैं उसे क्या है पाठ देना या पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो ये कन्फ्यूशियस के महत्वपूर्ण विचार रहे हैं। कन्फ्यूशियस एक आदर्शवादी और नैतिकता पर आधारित एक महत्वपूर्ण विचारक थे, जिन्होंने चीनी साम्राज्य में तत्कालीन समय में कई महत्वपूर्ण विचार वहां प्रतिपादित किए तथा उसे स्थायी शासन व्यवस्था किस प्रकार वहां स्थापित किया जाए उसके लिए उसके महत्वपूर्ण विचार रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। कन्फ्यूशियस विचारक ने निम्नलिखित में से जिन उस शक्तियों को स्वीकार किया उसमें शामिल नहीं है, यानी कन्फ्यूशियस ने जिन उस शक्तियों को स्वीकार किया है उसमें शामिल नहीं है मित्रों। उसने 3 उस शक्तियों के बारे में बात की है, यानी कन्फ्यूशियस विचारक ने 3 उस शक्तियों को स्वीकार किया है, और उसमें कौन सा शामिल नहीं है वो आपको चयन करना है। यांग, सम्राट, प्रजा और सरकार। तो 2 नंबर सवाल का ऑप्शन 4 राइट होगा। सरकार के बारे में वो बात नहीं करता है, यानी जिन उस शक्तियों को उन्होंने स्वीकार किया, 3 उस शक्तियां उन्होंने बताई है, उसमें आपकी सरकार शामिल नहीं है। लेकिन उसमें यांग, यांग का यह मतलब है स्वर्ग से। कन्फ्यूशियस ने यांग स्वर्ग को कहा है, और सम्राट और प्रजा ये 3 उच्च शक्तियां हैं। स्वर्ग, सम्राट और प्रजा ये 3 उच्च शक्ति है जिन्हें कन्फ्यूशियस स्वीकार करता है। और यांग का अर्थ होता है स्वर्ग, जबकि यिंग का अर्थ होता है पृथ्वी। यांग और यिंग ये भी अवधारणाएं कन्फ्यूशियस की है। यिंग से मतलब है आपका पृथ्वी से, जबकि यांग है आपका स्वर्ग। स्वर्ग, सम्राट और प्रजा ये 3 उच्च शक्ति कन्फ्यूशियस स्वीकार करता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए।
आज हम टोटल 20 सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, वो आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, क्या होगा राइट आंसर, आप गेस करें। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक मित्रों जरूर करिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे द्वारा दो विषय वस्तु और जो ज्ञान गुणवत्तापूर्ण विषय वस्तु आपके समक्ष लाई जा रही है, क्या वो आपकी दृष्टि के लिए उपयोगी है या नहीं है। यह पता आप हमको लाइक के माध्यम से और कमेंट बॉक्स के माध्यम से पता चलेगा। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं मित्रों। यदि आपको अच्छा लग रहा तो आप इसे अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, उन पर आप इसे शेयर भी करें। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह बात बिल्कुल असत्य है। ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन ए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, यह बात बिल्कुल सत्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह बात भी सत्य है। जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह बात बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत की संसद के दोनों सदनों के सदस्य है जो जिसमें निर्वाचित और मनोनीत सभी भाग लेते हैं, उसके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है मित्रों। जबकि विधानसभा के सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते। ऑप्शन बी राइट है। हाइपर मॉडर्निटी शब्दावली का प्रयोग किसने किया। हाइपर मॉडर्निटी शब्दावली का प्रयोग किसने किया। एलन किर्बे, रॉबर्ट सैमुअल, निकोलस बोरलियत, ग्रीस लिकोवस्की। आप ऑप्शन सोच सकते हैं। एलन किर्बे, रॉबर्ट सैमुअल, निकोलस बोरलियत, ग्रीस लिकोवस्की। हाइपर मॉडर्निटी शब्दावली का प्रयोग किसने किया था। यह आपका सवाल जो उत्तर आधुनिकता टॉपिक है आपके, उससे लिया गया है। उत्तर आधुनिकता टॉपिक है जो आपका नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में, वहां से यह सवाल ऐड किया गया है। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका 4 राइट होगा, ग्रीस लिकोवस्की। ग्रीस लिकोवस्की जिन्होंने हाइपर मॉडर्निटी शब्दावली का प्रयोग किया है। अब एलन किर्बे का नाम क्यों महत्वपूर्ण है, इनके बारे में भी हमारी चर्चा रहेगी। एलन किर्बे महोदय ने साथियों डिजी मॉडर्निज्म शब्दावली का प्रयोग किया है। डिजी मॉडर्न शब्दावली का डिजी मॉडर्निज्म शब्दावली का प्रयोग एलन किर्बे ने किया है। और इसका उद्देश्य क्या है। डिजी मॉडर्न शब्दावली के माध्यम से वो कह रहे हैं कि जो विषय वस्तु है उसका कंप्यूटराइजीकरण किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। जो भी पार्ट है उसका, जो भी टेक्स्ट है उनका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। उसके संदर्भ में उन्होंने डिजी मॉडर्निज्म शब्दावली का प्रयोग किसने किया है, तो एलन किर्बे ने किया है। और रॉबर्ट सैमुअल, इनका नाम क्यों महत्वपूर्ण है मित्रों। रॉबर्ट सैमुअल ने ऑटो मॉडर्निटी शब्दावली दी है। ऑटो मॉडर्निटी शब्दावली, ऑटो मॉडर्निटी शब्दावली का प्रयोग रॉबर्ट सैमुअल ने किया है। जबकि निकोलस बोरलियत, इनका नाम क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। निकोलस बोरलियत ने आफ्टर मॉडर्निटी शब्दावली का प्रयोग किया है। आफ्टर, एक बार आप पुनः देखिएगा। हाइपर मॉडर्निटी शब्दावली दी है ग्रीस लिकोवस्की ने, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। जबकि एलन किर्बे ने डिजी मॉडर्निज्म शब्दावली का प्रयोग किया। रॉबर्ट सैमुअल जिन्होंने ऑटो मॉडर्न शब्दावली का प्रयोग किया है। जबकि निकोलस बोरलियत ने आफ्टर मॉडर्न शब्दावली का प्रयोग किया है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए।
उत्तर आधुनिकता 20वीं शताब्दी का विचार था, अब यह भूतकाल की बात हो गई। यह कथन किसने कहा? लिंडाचन हुटेचा, फ्रेडरिक जैम्सन, गिलिस डिल्यूज, इयाब हसन। उत्तर आधुनिकता 20वीं शताब्दी का विचार था, अब यह भूतकाल की बात हो गई। यह कथन किसने कहा? आपका ऑप्शन एक राइट होगा, लिंडाचन हुटेसा, जिन्होंने यह बात कही है। जबकि ये सभी विचारक उत्तर आधुनिकता से संबंधित है, यानी लिंडाचन हुटेचा, फ्रेडरिक जैम्सन, गिलिस डिल्यूज, इयाब हसन, ये सभी विचारक उत्तर आधुनिकता से संबंधित है। जबकि इनमें से इयाब हसन और लिंडाचन हुटेचा ने इस उत्तर आधुनिकता जो शब्दावली है, इसके विचार है, इनकी आलोचना की है। इयाब हसन ये मिस्र के थे। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि उत्तर आधुनिकता धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, यह अब प्रासंगिक नहीं है। फ्रेडरिक जैम्सन ने उत्तर आधुनिकता शब्दावली के सांस्कृतिक आयामों पर बल दिया। फ्रेडरिक जैम्सन ने। ऑप्शन एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। आर्थिक स्वाधीनता के बिना राजनीतिक आजादी कोई अर्थ नहीं है रखती, यह विचार किसने कहा? कि आर्थिक स्वाधीनता के बिना राजनीतिक आजादी कोई अर्थ नहीं रखती, यह विचार किसने प्रतिपादित किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। क्या होगा 6 नंबर सवाल का राइट आंसर? आपका सवाल ऑप्शन एक राइट होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था कि आर्थिक स्वाधीनता के बिना राजनीति आजादी का कोई अर्थ नहीं रखती। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 7 नंबर। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को कौन तय करते हैं? यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद है उसका निपटारा कौन करेगा, उसके ऊपर निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, या राज्यसभा का अध्यक्ष करेगा? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन सी राइट होगा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 71 इसके बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। यानी मित्रों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 यह बात स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा। भारत और किस देश के बीच अज्जा वारियर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है? यानी भारत और किस देश के बीच अज्जा वारियर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है? अमेरिका, स्वीडन, ब्रिटेन, जापान। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, ब्रिटेन के साथ यानी यूके के साथ। भारत की सेना और यूके की सेना के साथ अज्जे वारियर नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है मित्रों, इन दो देशों के मध्य। कल हमने एक बात की थी करंट अफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? आप आंसर दीजिएगा, फटाफट गेस करिएगा। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो मित्रों, यह भी आपका इसे आप याद रख सकते हैं, इंग्लैंड, यूके और इंग्लैंड एक ही बात है। इंग्लैंड की सेना और भारत की सेना के मध्य इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है मित्रों।
साथ ही अजय वारियर जो युद्धाभ्यास है यह भी इंग्लैंड और भारत की सेना के मध्य आयोजित किया जाता है। तो यह आप फैक्ट नोट कर सकते हैं। जबकि वरुण युद्धाभ्यास यह भारत और फ्रांस की सेना के मध्य आयोजित किया जाता है। भारत और फ्रांस की सेना के मध्य वरुण युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। सरदार पटेल ने हैदराबाद राज्य को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया था? तत्कालीन समय में जो एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी उसके लिए सरदार पटेल के द्वारा हैदराबाद राज्य को भारत के एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? मित्रों ऑप्शन आपके समक्ष रहे। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन जबत, ऑपरेशन यूनिटी। क्या होगा इस 9 नंबर सवाल का राइट आंसर? तो मित्रों ऑप्शन बी राइट होगा। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद राज्य को भारत में शामिल कराया गया था, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। अब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है। यह आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कब चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार और क्यों। साथ ही आप यह बताइएगा ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया। यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। टेन नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही बात करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही बात करता है? वे नैतिक और राजनीतिक नहीं है, इनका स्वभाव समाजवादी है, ये स्वचालित रूप से राज्य पर लागू होते हैं, ये न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू किए जा सकते हैं। मित्रों भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए थे? ये मित्रों किए गए थे आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है और इनके बारे में आपको सही कथन का चयन करना है। तो 10 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका बी राइट होगा। यह ऑप्शन सही है कि इनका स्वभाव समाजवादी है, कल्याणकारी और समाजवादी इनका स्वभाव है नीति निर्देशक तत्वों का। जबकि ये नैतिक और राजनीतिक नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये नैतिक भी है और राजनीतिक भी है और सामाजिक भी है। ऑप्शन सी क्यों गलत है? ये स्वचालित रूप से राज्य पर लागू होते हैं मित्रों, नहीं, ये स्वचालित रूप से राज्य पर लागू नहीं होते हैं, इन्हें राज्य के द्वारा लागू करना होता है। ये राज्य के ऊपर निर्भर है कि राज्य इसे लागू करे या नहीं करे, ये राज्य का कर्तव्य है। ये न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू किए जा सकते हैं। मित्रों नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से नहीं लागू किए जाते हैं, केवल मौलिक अधिकार ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा यानी न्यायालय के द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट है जो इनके बारे में सही है। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, स्टडी विद जीके। ये आप नाम यूट्यूब पर या टेलीग्राम चैनल पर इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, स्टडी विद जीके, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब घोषित किया गया था? 1965, 1991, 1975, ऑप्शन डी कोई नहीं। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। भारत चीन युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी 1962 में मित्रों, 1962 में। ऑप्शन डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, यानी सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग एक तरफ आपको स्थापना दी गई है
1992, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2002, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, यह आपका सही सुमेलित नहीं है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2002। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 13 नंबर, जबकि बाकी आपके सभी सुमेलित है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एससी आयोग का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, अनुसूचित जातियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना, अनुसूचित जाति के लिए हितों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले की जांच करने के लिए कार्य करना, अनुसूचित जातियों के संरक्षण से संबंधित प्रधानमंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कार्य नहीं है, वो आपको चयन करना है जो इसका कार्य नहीं है। ऑप्शन सी राइट होगा, यह इसका कार्य नहीं है। अनुसूचित जातियों के संरक्षण से संबंधित प्रधानमंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करना मित्रों नहीं, यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो संसद के पटल पर रखवाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर आइए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा मध्य पूर्व शांति योजना मिडल ईस्ट पीस की घोषणा की गई है? यानी हाल ही में किस देश के द्वारा मध्य पूर्व शांति योजना लॉन्च की गई है या उसकी घोषणा की गई है? मिडल ईस्ट पीस प्लान किसने लॉन्च किया है? अमेरिका, रूस, फिलिस्तीन, इजराइल। क्या होगा 14 नंबर सवाल का राइट आंसर? काफी चर्चा में रही थी यह योजना। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। यूएसए, अमेरिका ने मित्रों मिडल ईस्ट पीस प्लान की घोषणा की है, मध्य पूर्व शांति योजना की घोषणा की है। क्यों की है मित्रों? कि यह फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य जो संघर्ष चल रहा है काफी वर्षों से, फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य संघर्ष के समाधान हेतु, संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान हेतु एक त्रिपक्ष के रूप में अमेरिका ने मिडल ईस्ट पीस प्लान लॉन्च किया है, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप सरकार के द्वारा। ऑप्शन आपका एक राइट होगा। अमेरिकी सरकार द्वारा मध्य पूर्व शांति योजना लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मित्रों इसका उद्देश्य है फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद को यानी संघर्ष को शांतिपूर्ण समाधान से हल करना। पंद्रह नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। याल्टा सम्मेलन, अटलांटिक चार्टर सम्मेलन, मॉस्को सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। इनको आपको सही कालक्रम में चयनित करना है। आपके समक्ष ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपकी स्क्रीन पर है। क्या होगा 15 नंबर सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन आपका सी राइट होगा। 2, 3, 1, 4 इस प्रकार ये क्रम में रहेंगे। क्योंकि मित्रों 2, अटलांटिक चार्टर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? याल्टा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? मॉस्को सम्मेलन कब आयोजित हुआ? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो याल्टा सम्मेलन मित्रों फरवरी 1945 में आयोजित किया गया था, जबकि अटलांटिक चार्टर सम्मेलन अगस्त 1941 में आयोजित हुआ है। और उसके बाद अक्टूबर 1943 में मॉस्को सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
उसके बाद याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में आयोजित किया गया था, याल्टा सम्मेलन। और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अप्रैल 1945 से मई 1945 तक जारी रहा था मित्रों। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अप्रैल 1945 से मई 1945 तक जारी रहा था। तो ये इनका क्रम रहेगा 2, 3, 1, 4। सबसे पहले अटलांटिक चार्टर सम्मेलन अगस्त 1941, उसके बाद मॉस्को सम्मेलन अक्टूबर 1943, और उसके बाद याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945, और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 अप्रैल 1945 से शुरुआत होती है। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्राचीन यूनानी नगर राज्य की विशेषताओं की ओर लौट चले जाने का सुझाव दिया, आधुनिक युग के जनपद समाज की विकृतियों को दूर करने के लिए? यानी यहां आपके लिए दो सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्राचीन यूनानी नगर राज्यों की विशेषताओं की ओर लौट चले जाने का सुझाव दिया या आह्वान किया, और यह आह्वान क्यों किया गया था? तो यह किया गया था आधुनिक युग के जनपद समाज की विकृतियों को दूर करने के लिए। फ्रांज फेनन, माओ तुसेतुंग, हन्ना ओरेंट, माइकल फूको। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप चयन करें। फ्रांज फेनन, माओ तुसेतुंग, हन्ना ओरेंट और माइकल फूको, इनमें से क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? किस विचारक ने यह घोषणा की थी या सुझाव दिया था कि प्राचीन यूनानी नगर राज्य की विशेषताओं की ओर हमें लौटना होगा? और ये हमें क्यों लौटना होगा? तो उन्होंने कहा कि जो आधुनिक युग का जो जनपद समाज की जो विकृतियां हैं उसको दूर करने के लिए। ऑप्शन 3 राइट होगा। हन्ना ओरेंट ने यह बात प्रतिपादित की थी। हन्ना ओरेंट। ऑप्शन 3 राइट होगा आपका। हन्ना ओरेंट ये बात करते हैं। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था मित्रों, लेकिन नाजीवाद के उद्देश्य के कारण इन्हें उस वक्त तत्कालीन समय में जर्मनी को छोड़कर फ्रांस के रास्ते होते हुए ये यूएसए में जाकर बस गई थी हन्ना ओरेंट। ये आपकी एक महिला दार्शनिक है हन्ना ओरेंट, नारीवादी विचारक है हन्ना ओरेंट मित्रों, और उसे यूएसए की नागरिकता प्राप्त है। हन्ना ओरेंट को उन्होंने ये विचार प्रतिपादित किए थे। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। हन्ना ओरेंट की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, ऑन ड्यूलेशन, ऑन वॉल्यूंस, ये इनकी दो प्रसिद्ध रचना रही है। ऑन ड्यूलेशन, ऑन वॉल्यूंस। फ्रांज फेनन, ये कौन है? फ्रांज फेनन ये अल्जीरियाई जो स्वतंत्रता मुक्ति संग्राम आंदोलन चला था मित्रों 1956 के लगभग 1956 के लगभग अल्जीरियाई मुक्ति संघर्ष आंदोलन चला, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी फ्रांज फेनन ने। और इन्होंने अपने विचार उपनिवेशवाद पर प्रतिपादित किए। उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म, इस पर इन्होंने अपने विचार दिए हैं फ्रांज फेनन ने। रेस्ट द अर्थ इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। माओ तुसेतुंग कौन है? माओ तुसेतुंग या माओ जेडांग, ये एक चीनी विचारक है। माइकल फूको एक प्रकार के उत्तर आधुनिकता संबंधी विचारक है। माइकल फूको उत्तर आधुनिकता संबंधित विचारक है माइकल फूको। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से किस विचारक ने अल्जीरियाई मुक्ति आंदोलन के लिए कार्य किया? मित्रों अभी हमने चर्चा की, बात की है अल्जीरियाई मुक्ति आंदोलन के लिए कार्य करने वाले विद्वान कौन है? फ्रांज फेनन, माओ तुसे तुंग,
हन्ना ओरेंट, माइकल फूको। ऑप्शन एक राइट होगा, फ्रांज फेनन है, जिन्होंने अल्जीरियाई मुक्ति आंदोलन के लिए कार्य किया और इन्होंने अपने विचार है जो उपनिवेशवाद पर प्रतिपादित किए थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक की रचना किसने की? वीडी सावरकर, जयप्रकाश नारायण, लेनिन, हन्ना ओरेंट। टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन। हन्ना ओरेंट ने सर्वाधिकारवादी विचार पर भी अपने मत प्रकट किए हैं। सर्वाधिकारवादी विचारधारा पर भी हन्ना ओरेंट के विचार रहे हैं और टोटलरिज्म नामक सर्वाधिकारवादी पुस्तक भी इनकी हन्ना ओरेंट द्वारा प्रतिपादित है। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका टू राइट होगा। जयप्रकाश नारायण की यह पुस्तक है टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन और यह पुस्तक 1977 में प्रकाशित होती है जेपी नारायण के द्वारा। और इस पुस्तक के माध्यम से जेपी नारायण ने क्या किया है, यह जेपी नारायण की अंतिम पुस्तक मानी जाती है जिसके माध्यम से उसने भारत में तानाशाही सांसद तत्कालीन समय में इंदिरा गांधी के खिलाफ जंग का आधार तैयार किया था। यानी इस पुस्तक के माध्यम से उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उसके खिलाफ इन्होंने क्या जंग का आधार तैयार किया था। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की जो नीतियां हैं, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो नीतियां चलाई गई थी उनके खिलाफ इनकी यह पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट सवाल, दरिद्र नारायण की संकल्पना किसने दी थी? दरिद्र नारायण की संकल्पना रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, एम.एन. रॉय, दयानंद सरस्वती। तो इस सवाल का ऑप्शन टू राइट होगा। स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की संकल्पना दी है। उन्होंने कहा कि यदि तुम ईश्वर की सेवा करना चाहते हो तो तुम मनुष्य की सेवा करो। स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे? उन्होंने कहा कि यदि तुम ईश्वर की सेवा करना चाहते हो तो मनुष्य की सेवा करो और यदि आत्मा का परम कल्याण करना चाहते हो तो तुम परमात्मा की सेवा करो। ये विचार स्वामी विवेकानंद के रहे हैं मित्रों। यानी आत्मा का परम कल्याण परमात्मा की सेवा में है और यदि तुम ईश्वर की सेवा करना चाहते हो तो मनुष्य की सेवा करो। यह विचार स्वामी विवेकानंद के और दरिद्र नारायण की जो संकल्पना है यह स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित है। 20 नंबर सवाल, अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र है जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र है। यह विचार प्रतिपादित किया था जॉन लोक ने, रूसो ने, बेंथम ने, जेम्स मिल ने। अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र है जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र है। यह विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो मित्रों इस सवाल का ऑप्शन टू राइट होगा। रूसो महोदय के द्वारा यह कथन प्रतिपादित किया गया था। तो इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत आज हमने टोटल 20 सवालों के बारे में चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और नए सवालों के साथ। धन्यवाद।